तो हम लोग आज पहले पढ़ेंगे आइसोमेरिक। ठीक है, तो आइसोमेरिक तो जानते ही हो कि क्या होता है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, तभी नहीं आइसोमेरिक का फिनोमेनन आता है। जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला with different physical property and chemical property but belong to the same molecular formula. Such phenomenon is known as isomerism. ठीक है, अब ईथर का हम आइसोमेरिज पढ़ रहे हैं। आज हम लोग आइसोमेरिज किसका पढ़ रहे हैं? ईथर का। तो इसमें कौन कौन सा आइसोमेरिज हो सकता है? तो सबसे पहला जो संभव है वो चेन आइसोमेरिज। सबसे पहला क्या होगा? चेन आइसोमेरिज। चेन आइसोमेरिज में क्या हुआ? सब कुछ सेम रहेगा, चेन जो है डिफरेंट हो जाएगा। एक स्ट्रेट चेन रहेगा, दूसरा ब्रांच रहेगा, या और कई भी तरह से ब्रांचिंग हो सकता है। ठीक है ना, आया उसमें ना डिफरेंस इन चेन। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, ये ले लिए एग्जांपल। ये लंबा चेन है तो पेरेंट चेन ये होगा, ये मिथॉक्सी हो जाएगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जाएगा, छोटा ग्रुप के साथ। बड़ा ग्रुप तो पेरेंट चेन हो गया, इसका क्या होगा? अब यहाँ से क्या 1 2 3 4 है ना, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या होगा? 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। इसका नाम क्या हुआ? 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब इसके चेन में चेंज कर, इधर तो एक ही कार्बन है, कोई चेंज नहीं होने वाला, तो इस साइड हम चेंज कर सकते हैं। किनारे वाले इस कार्बन को उठा के इस पर रख सकते हैं यहाँ, है ना, तो चेंज हो जाएगा। लोग यहाँ CH2 CH3, ये CH3 उठा करके हम यहाँ ले आए, है ना। यहाँ पर एक H हटेगा तो एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, हाँ, तो हो गया CH2। अब क्या होगा? अभी भी ये मिथॉक्सी है, ये कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3 हो गया, है ना। तो 2 पर क्या है? मिथाइल भी है, और 1 पर मिथॉक्सी है, तो क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, यही होगा इसका नाम। दोनों डिफरेंट है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? चेन में ये नॉर्मल है, यहाँ पर इसका जो बेस चेन है नॉर्मल है, और यहाँ पर ये क्या है? ब्रांच्ड हो गया। तो ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया, डिफरेंस इन चेन हो गया, है ना। आया बात समझ में? है ना। कार्बन एटम जो है डिफरेंटली अरेंज्ड है, कार्बन एटम डिफरेंटली अरेंज्ड है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? दूसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या हो गया कि सब कुछ सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हम लोग डाइमिथाइल ईथर ले लें, डाइमिथाइल ईथर, है ना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। और दूसरा देखो CH3 CH2OH, ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल
तो अल्कोहल और ईथर के बीच में जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। समझ गए? किसके किसके बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है? ईथर और अल्कोहल के बीच में। देखो C2H6 है, इधर भी C2H6 है कि नहीं? C2H6 है कि नहीं? C2H6O, C2H6O कल ही बताए थे कि जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, ईथर का और अल्कोहल का। ईथर का और अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। समझ गए ना? तो अल्कोहल और ईथर के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, अल्कोहल। तो डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप हो गया। हाँ, ये हो गया हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है? ईथर और अल्कोहल में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। आया बात समझ में? और चेन भी दोनों का स्ट्रेट ही है, ब्रांच नहीं है। आया समझ में? चेन भी लगभग सेम है। क्लियर? तीसरा जो आइसोमेरिज्म होगा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, चेन भी लगभग सेम ही होता है, चेन लेंथ डिफरेंट होता है, चेन लेंथ डिफरेंट होगा। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? ये क्या है? इथॉक्सी इथेन हो गया। ये क्या है? इथॉक्सी इथेन है कि नहीं? दोनों तरफ चेन लेंथ सेम है, इधर भी इथेन है, इधर भी इथेन है। अब जो है चेन लेंथ को हम बदल दें। ये क्या हो गया? मीथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो डिफरेंस सिर्फ क्या हुआ? चेन लेंथ में। ये भी स्ट्रेट चेन है, वो भी स्ट्रेट चेन है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। चेन का जो नेचर है वो सेम है, स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल है। डिफरेंस क्या हुआ? चेन लेंथ का सिर्फ डिफरेंस। इधर चेन लेंथ क्या है? दो कार्बन का दोनों तरफ है, और यहाँ पर चेन लेंथ इधर 2 था, अब इधर 3 हो गया, इधर 2 था 1 हो गया। तो सिर्फ ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है चेन का लेंथ अलग है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। ओनली डिफरेंस इन द चेन लेंथ, ओनली डिफरेंस इन द चेन लेंथ। चेन के लेंथ में सिर्फ डिफरेंस रहेगा। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलेंगे मेटामेरिज्म। समझ में आ गया? तो ये 3 तरह का आइसोमेरिज्म ईथर के साथ होता है। ये 3 तरह का आइसोमेरिज्म जो है किसके साथ होता है? ईथर के साथ। ठीक है? याद रखना। अब हम लोग चलेंगे प्रिपरेशन। और हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, पहला मेथड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम बनाएंगे। और डिहाइड्रेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। डिहाइड्रेशन एक होता है एसिडिक डिहाइड्रेशन, और दूसरा होता है कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन। कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन मतलब इसमें हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, इसमें हम एसिड यूज करेंगे। ठीक है ना? और एसिडिक डिहाइड्रेशन हम लोग पहले पढ़ेंगे, पहले इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है? एसिडिक डिहाइड्रेशन को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन जो हम करवाएंगे, इसमें हमको थोड़ा सा याद रखना है,
कोई प्रोटिक एसिड यूज करें। प्रोटिक एसिड किसको बोलते हैं? जो H+ आयन देता है उसको हम प्रोटिक एसिड बोलते हैं। जो भी एसिड H+ आयन देगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोटिक एसिड। तो हम लोग H2SO4 यूज कर सकते हैं, H3PO4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ टेम्परेचर को हमको, क्योंकि यहाँ पर ईथर भी बन सकता है इससे और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बनेगा, डिहाइड्रेशन से दोनों चीज़ होता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हम बताए थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, तो उसमें बताए थे ना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब वहाँ पर ईथर बनता है, बना था कि नहीं हम नहीं बताया था लगता है। उसी रिएक्शन में ईथर बनेगा, खाली टेम्परेचर का डिफरेंस कर देंगे तो ईथर बनेगा, समझ गए। टेम्परेचर अगर लोअर रहेगा तो ईथर बनेगा, टेम्परेचर हायर रहेगा तो, ठीक है ना, तो हम लोग मान लो इथाइल अल्कोहल लेते हैं। अगर टेम्परेचर हम 413 रखेंगे, ये इथाइल ग्रुप भी जुड़ जाएगा आपस में, सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, ठीक है। तो 413 केल्विन अगर टेम्परेचर है तब, लेकिन अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे 443 केल्विन, यूज क्या करना है यहाँ पर? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या H3PO, कोई प्रोटिक एसिड को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दे देगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आ गया समझ में? तो हमको ध्यान रखना है, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है तो टेम्परेचर को 443 कर देंगे, ठीक है। और अगर हमको ईथर बनाना है तो टेम्परेचर को 413 रखेंगे, इससे ऊपर नहीं ले जाएंगे। इससे ऊपर ले जाएंगे तो फिर हमको ये ईथर नहीं बनेगा। तो ये क्या बन गया? ईथर। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना, तो हम, हमारा टारगेट है कि हम ईथर बनाएंगे, तो टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 413 को, ठीक है। ये याद रखना है, दोनों चीज़ इसी से बनता है, सेम रिएजेंट को यूज करते हैं, सेम रिएजेंट को यूज करते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर में, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो इसका मैकेनिज्म तो हम बता दिए थे, अब ये कैसे होता है ये हम बताएंगे, ठीक है। तो मान लो कि हम H2SO4 हम लिए, ये क्या देगा? H+ देगा, यही देगा ना। जब ये देगा तो ये सबसे पहले अल्कोहल पर अटैक करेगा, ये H+ अटैक करेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा CH3, एक लोन पेयर यूज हो जाएगा H से जुड़ने में, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। अब क्या होगा? ये अपने आप को अरेंज करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया ना, और हमको मिल गया कार्बोकेटायन। तो क्या मिला? कार्बोकेटायन मिला, ठीक है। अब टेम्परेचर अगर हम 413 रखें, यहाँ तक तो ठीक है, 413 का, तो ये क्या करेगा? वापस एल्कोहल पर अटैक कर देगा, वापस एल्कोहल पर अटैक करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर टेम्परेचर हम 443 करेंगे तो क्या करेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ तक तो दोनों में मैकेनिज्म सेम है, इसके आगे डिफरेंट होता है, इसके आगे डिफरेंट होगा, है ना। यहाँ तक तो सेम है दोनों में, चाहे डिहाइड्रेशन, चाहे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बने या ईथर बने, दोनों का मैकेनिज्म यहाँ तक सेम होगा। अब यहाँ से डिफरेंट होगा, अगर टेम्परेचर 413 है तो क्या करेगा? ये जो है अल्कोहल का दूसरे मॉलिक्यूल पर जाके अटैक करेगा, समझ गया ना? आई बात समझ में? लेकिन अगर टेम्परेचर 443 कर दोगे तो ये अल्कोहल पर अटैक नहीं करेगा,
ये क्या करेगा, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, H+ वहाँ ऐड हुआ, यहाँ H+ रिमूव हो जाएगा। किसमें? जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। 413 है तो ये अटैक कर देगा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। इसके ऊपर करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल पर अटैक करेगा। ठीक है, इसके ऊपर अब अटैक होगा यहाँ पर। वो अटैक करेगा, जुड़ गया। यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर रह जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, क्योंकि ये क्या जुड़ गया। समझ गए? हाँ, अब ये H+ को रिमूव करेगा। अब ये क्या करेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉन्ड को खींच लेगा और H+ को रिलीज कर देगा। उस केस में H+ यहाँ रिलीज होता था, अब यहाँ रिलीज होगा। तो H+ फिर मिल जाएगा वापस इसको, H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा। इसलिए H2SO4 यहाँ पर क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम सिर्फ कर रहा है, कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है ना। तो सिमेट्रिकल ईथर बन गया, डाईथाइल ईथर। तो ये मेथड सूटेबल है किसके लिए, सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए। अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना इससे डिफिकल्ट है, अनसिमेट्रिकल ईथर इससे नहीं बनेगा। मान लो कि हम इथाइल अल्कोहल ले लें, मिथाइल अल्कोहल दोनों ले लें, है ना, कह सकते हो ना। तो हम इथाइल अल्कोहल लेंगे, मिथाइल अल्कोहल लेंगे, तो पहला स्टेप में इथाइल अल्कोहल है, दूसरा स्टेप में मिथाइल अल्कोहल है, ऐसा नहीं होगा। वो अपने ही जिससे ये टूट के ये बना है उसी पर अटैक करता है। जिस अल्कोहल से ये कार्बोकेटायन जनरेट होता है उसी अल्कोहल पे वो अटैक करता है, दूसरे पर अटैक नहीं करता है, क्योंकि सिमेट्रिकल बनता है ना। सिमेट्रिकल चीज़ जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो दूसरे अल्कोहल पर अटैक नहीं करेगा। जिस अल्कोहल से आया है उसी अल्कोहल का दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा। तो इथाइल अल्कोहल से आएगा तो इथाइल अल्कोहल दूसरे इथाइल अल्कोहल पर अटैक करेगा। मिथाइल अल्कोहल आएगा तो फिर मिथाइल अल्कोहल वाले पर ही अटैक करेगा। यानी अगर हम इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर भी ले लेंगे तो हमको 2 तरह का ईथर मिल जाएगा। एक हो जाएगा डाईथाइल ईथर, दूसरा हो जाएगा डाईमिथाइल ईथर। 2 ईथर बन जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर जिसको बोलते हैं वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन का आदत क्या होता है कि जहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म होता है वो अगर अवेलेबल है तो हम पहले वैसी को बनाएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है सिमेट्री होने पर। इसलिए वो प्रीफर किस पर करेगा कि जिस अल्कोहल से वो आया है हम उसी अल्कोहल पर अटैक करें ताकि सिमेट्री बने। ठीक है, उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है। अनसिमेट्रिकल में स्टेबिलिटी कम होता है। आई बात समझ में। इसलिए इस मेथड से अगर हम चाहेंगे कि मिक्स्ड अल्कोहल बना लें, अनसिमेट्रिकल ईथर बना लें डिहाइड्रेशन के थ्रू, तो संभव नहीं है। आया बात समझ में, क्लियर। और भी एक चीज़ बात रखना है, हम जो एग्जाम्पल दिए ये प्राइमरी अल्कोहल, ये जो एग्जाम्पल दिए क्या है, प्राइमरी अल्कोहल से ही हम इसमें ईथर बना सकते हैं। जब हम डिहाइड्रेशन पढ़ाए होंगे वहाँ पर तो बताया हमने कि सेकेंडरी और टर्शियरी जो है इजली जो है डिहाइड्रेट करता है, बताए थे ना वहाँ पर। सेकेंडरी और टर्शियरी जो है टुवार्ड्स डिहाइड्रेशन उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, प्राइमरी का कम है, बताया हमने। ठीक है ना, आया बात समझ में। तो सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे ना तो ये ईथर नहीं बनाएगा, वो एलिमिनेशन में प्रीफर करेगा और वो क्या बना देगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 413 केल्विन रहेगा फिर भी। तो यानी ये सूटेबल मेथड किससे है, प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ हम बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ हम ईथर बना सकते हैं इस मेथड से।
सेकेंडरी अल्कोहल से या टर्शियरी अल्कोहल से हम जो है ईथर नहीं बना सकते इस मेथड से। एसिडिक डिहाइड्रेशन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से बनाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों चांस है, लो टेम्परेचर पर ईथर बनेगा, हायर टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी और टर्शियरी लेंगे तो ये एलिमिनेशन को प्रीफर करेगा इवन एट लो टेम्परेचर। समझ गए? इवन एट लो टेम्परेचर। तो जब एलिमिनेशन को प्रीफर करेगा, क्योंकि एलिमिनेशन में जो उसमें आ जाता है रेजोनेंस आ जाता है, ठीक है ना, इसके कारण जो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप जब एक से ज़्यादा आएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस प्राइम सेकेंडरी और टर्शियरी का जो कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन होता है वो ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा डिस्पर्सन होता है उतना ज़्यादा कार्बोकेटायन वो स्टेबल होता है, तो उसका प्रोडक्ट और ज़्यादा बनता है। तो इसी कारण क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल अगर हम लेंगे इसमें और उससे चाहेंगे कि हम ईथर बना लें, ब्रांच्ड अल्कोहल जिसको बोलते हो, ब्रांच्ड ईथर जैसे होता है ना, सेकेंडरी टर्शियरी फॉर्म में ईथर अगर हमको बनाना है, इस मेथड से नहीं बना सकते, उसके लिए दूसरा मेथड रहेगा, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस से बनाएंगे। लेकिन इस मेथड से नहीं बनेगा। अगर कोई ईथर में सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन नज़र आता है तो उस ईथर को बनाने के लिए ये एसिडिक डिहाइड्रेशन वाला मेथड सूटेबल नहीं है। आई बात समझिए? एसिडिक डिहाइड्रेशन वाला मेथड सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में ही ईथर देगा। सेकेंडरी और टर्शियरी में ये एलिमिनेशन को प्रीफर करेगा और ये डिहाइड्रेट हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसीलिए हम इससे जो है सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से ईथर नहीं बना सकते। So this method is only suitable to prepare symmetrical ether, और उस पर भी प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से नहीं। आ गया बात समझ में? पूरी तरह से कोई दिक्कत?